रेखा, इतना अधिक खर्चा कैसे हुआ? थोड़ा अपने हाथों को संभालो। झुंझलाते हुए अभिषेक ने अपनी पत्नी से कहा। अभिषेक देख रहा था कि जब तब रेखा एटीएम से पैसे निकाल कर भी खर्च कर लेती थी। अगर एटीएम नहीं जा पाती तो अभिषेक से पैसे मांग लेती थी। शुरू में तो अभिषेक यही सोचकर टालता रहा कि नई नई शादी है और रेखा ने पहली बार गृहस्थी संभाली है, शायद इसीलिए खर्चों का हिसाब नहीं बैठा पा रही। खुद उसे भी कहाँ अंदाजा था। संयुक्त परिवार में खर्चा माँ और बाबूजी चलाते थे, लेकिन हर महीने कमाई से ज़्यादा खर्च तो पानी सिर के ऊपर जाने वाली बात हो गई। अभिषेक दुविधा में था। आखिर इतने पैसे कहाँ खर्च कर रही है रेखा? कुछ दिन पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। दूसरे शहर ट्रांसफ़र के बाद भी शुरू के 1-2 महीने तक तो हिसाब सही चला, पर धीरे धीरे अभिषेक को महसूस होने लगा कि खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसने रेखा को खर्चों के बारे में सावधान रहने के लिए इशारा भी किया, पर रेखा ने इस और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अभिषेक को थोड़ी सी झल्लाहट हुई। बिजनेसमैन की बेटी है, ज़्यादा कमाई है, शायद उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि बंधी बंधाई कमाई से खर्चा कैसे चलाया जाता है। शादी से पहले उसे इसी बात का तो डर था। अभिषेक के माँ बाप रेखा को पहले ही देखाए थे। शहर में रेखा के पिता का नाम था। जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी कोठी। रेखा सुंदर शिष्ट थी, पढ़ी लिखी थी। उन्हें पहले ही नज़र में रेखा पसंद आ गई थी, लेकिन अभिषेक थोड़ा असमंजस में था। उसने कई ऐसे किस्से सुन रखे थे जहाँ बड़े घर की लड़की बंधी बंधाई आमदनी से गुजारा नहीं कर पाती और खर्चों को लेकर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ मामलों में तो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि अभिषेक बड़े घर का नहीं था, पर उसका मानना था कि बड़ा घर तो उसके पिता का है। वह स्वयं तो वेतनभोगी ही है, जिसे महीने में सिर्फ एक बार ही सैलरी मिलती है और कभी कभार टूर पर जाता है तो टीए और डीए मिल जाता है। इसके अलावा कोई आमदनी नहीं है। जो भी लड़की उसकी पत्नी बनकर आएगी उसे पूरा महीना उसी सैलरी से गुजारा करना पड़ेगा। माता पिता ने जब रेखा के लिए अभिषेक पर थोड़ा दबाव डाला तो वह इस शर्त पर राजी हो गया कि वह पहले लड़की से बात करेगा, फिर निर्णय लेगा। अभिषेक की शर्त मान ली गई। अभिषेक ने 2 टूक बात करना उचित समझा। देखो रेखा, हम दोनों को अपने अपने जीवन के विषय में एक अहम निर्णय लेना है। शकल सूरत या जन्म पत्री ही सब कुछ नहीं होती। यह जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के विषय में अच्छी तरह जान लेने के बाद ही किसी तरह का डिसीजन लें। कुछ प्रश्न तुम्हारे दिल में होंगे और कुछ मेरे दिल में हैं। उसके बाद ही हम यह निर्णय लेंगे कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। रेखा को अभिषेक से इतनी खुली बात की आशा नहीं थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अभिषेक उससे किस विषय पर बात करेगा। उसकी पढ़ाई के विषय में या उसकी हॉबीज़ के विषय में या फिर घरेलू कामकाज के विषय में उससे सवाल पूछेगा। हो सकता है उसकी सामान्य ज्ञान की परीक्षा ले। उसने डर के मारे उसी दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। कोर्स की किताबें एक बार फिर खुल गई, जैसे नौकरी की तैयारी कर रही हो। अभिषेक ने अपना पक्ष रखा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम दोनों के परिवारों का रहन सहन का स्तर सामान्य है। दोनों के घरों में खासा पैसा भी है, लेकिन वे दोनों घर हमारे माता पिता के हैं। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। मुझे माह में बंधा हुआ सैलरी मिलता है और तुम्हें उसी सैलरी से काम चलाना होगा। एक और बात, फ्यूचर में मैं या तुम कभी अपने माता पिता के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। रेखा ने सहमति में गर्दन हिला दी। चौका बर्तन के अतिरिक्त हम दूसरे किसी काम के लिए नौकर नहीं रखेंगे। घर के सारे काम हम दोनों को मिलजुल कर करने होंगे। रेखा ने इस बार भी हामी भर दी। किसी दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर तुलना नहीं करनी है। हम जब समर्थ होंगे तब खुद ही खुद खरीद लेंगे। ठीक है, मुझे बेईमानी की कमाई से सख्त नफरत है। मुझे कभी ऊपर की कमाई के लिए मत कहना। रिश्वत से तो मुझे भी चिढ़ है। मेरे रैंक के अनुसार मुझे बड़ा मकान नहीं मिलेगा। शुरू में तुम्हें छोटे मकान में ही गुजारा करना पड़ेगा। नहीं कहूँगी, बड़ा मकान तो वैसे भी मेंटेन करना मुश्किल होता है। बस मुझे इतना ही कहना था। अब तुम्हारी कोई शर्त हो तो वह भी बता दो। रेखा मंत्रमुग्ध सी अभिषेक का चेहरा निहारने लगी। उसे खुद पर नाज हुआ कि कितना सरल स्वभाव है अभिषेक का। और कोई होता तो अपनी नौकरी के लिए बढ़ चढ़ कर बता उसे प्रभावित करने की कोशिश करता। वह तो इसके लिए तैयार ही नहीं थी, तो उसके मुंह से
इतना भर ही निकला। मेरे पापा मुझे कभी शहर से बाहर घुमाने नहीं ले जाते। तुम मुझे घुमाने तो ले चलोगे ना? भला यह क्या शर्त हुई? अभिषेक रेखा के भोलेपन पर हंस दिया। दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली और फिर विवाह हो गया। बरामदे में खड़ा खड़ा अभिषेक यही सोच रहा था। जब शादी से पहले उसने सारी बातें खुलकर बता दी थी, फिर रेखा खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रही है? उसने वहीं से रेखा को आवाज़ दी। भरसक नियंत्रण रखने के बावजूद उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। रेखा घबराई हड़बड़ाई सी रसोई घर से बाहर निकल आई। हड़बड़ाहट में वह और सुंदर लग रही थी। अपनी नई पत्नी को इस हाल में देखकर अभिषेक को तरस आ गया। थोड़ा क्रोध भी शांत हुआ। उसने बड़े प्यार से पूछा, रेखा, यह हिसाब की कॉपी देखो। तुम खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रही हो? मैंने पिछले माह भी टोका था। रेखा ने सहम कर उत्तर दिया, मैं तो पूरा खर्चा हाथ रोक कर करती हूँ। ना कोई कपड़ा खरीदती हूँ, ना मेकअप का कोई सामान खरीदती हूँ, ना पार्लर ही जाती हूँ। यह तो रोज़मर्रा का आवश्यक सामान है। जब तक अभिषेक एक एक आइटम की हिसाब की कॉपी में देख पाता, उसके मित्र अभय का मोबाइल पर फ़ोन आ गया। बाहर गेट के पास खड़ा वह अभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। अभिषेक अपनी कार निकालकर अभय के साथ ऑफिस निकल गया। अभिषेक के ट्रांसफ़र के साथ ही उसके बैचमेट का भी ट्रांसफ़र हो गया था। दोनों ने साथ साथ ही मकान ढूंढा। एक ही बैच में होने के कारण दोनों यही चाहते थे कि एक ही सोसाइटी में दोनों को मकान मिल जाए। अभय का परिवार थोड़ा बड़ा था। पत्नी, सास, ससुर और 2 बच्चे। उसने 3 BHK का फ्लैट लिया। अभिषेक का परिवार छोटा था। वह और रेखा, उसने 1 BHK का फ्लैट लिया। दोनों को एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट मिल गए। छोटी सी सोसाइटी थी। कुल मिलाकर 4 टावर, गेट पर 24 घंटे का पहरा, कॉलोनी में बीच में बड़ा सा मैदान जिसमें बच्चों के लिए झूले लगे थे। शहर से थोड़ी दूर थी कॉलोनी, पर थी बहुत सुंदर। एक ही सप्ताह में दोनों अपना अपना परिवार लेकर सामान समेत पहुंच गए। दोनों सपरिवार साथ साथ रहकर खुश भी थे। दिन भर ऑफिस का काम निपटाकर शाम को दोनों परिवार एक साथ बैठकर गपशप करते। कई बार रात का डिनर भी हो जाता था। कुछ अभय की पत्नी प्रीति पका लेती तो कुछ रेखा पका लेती। पिकनिक, पिक्चर, शॉपिंग का प्रोग्राम भी साथ साथ ही चल रहा था। दिन मज़े से कट रहे थे। एक दिन प्रीति सुबह सुबह रेखा के पास आई। कुछ परेशान थी तो बोली, रेखा, आज अचानक चीनी ख़त्म हो गई। मैं सोच रही थी कि डब्बे में होंगी, पर डब्बा भी खाली था। गलती मेरी ही थी, शायद मंगाना ही भूल गई थी। बेटी दूध के लिए रो रही है। एक कटोरी चीनी दे दे, बाजार से मंगाकर वापस दे दूंगी। रेखा हंस दी थी। हो जाता है कभी कभी। ऑफिस के काम में हमारे पति भी इतने मशगूल हो जाते हैं कि कई बार घर का सामान लाना ही भूल जाते हैं। प्रीति खुश होकर बोली, शाम को वापस कर दूंगी। अब 1 कटोरी चीनी वापस करोगी? बस इतनी सी ही दोस्ती रह गई हमारी। रेखा ने प्रीति के संकोच को दूर करने की गरज से कहा। लेन देन तो पड़ोसियों में चलता ही रहता है। और फिर काफ़ी देर तक उदाहरण समेत एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की किस तरह सहायता की, इन भूली बिसरी बातों पर चर्चा छिड़ गई। प्रीति ने रेखा से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। अब वक्त बेवक्त उसका रेखा से कुछ भी मांगने का संकोच कम होने लगा। उसके घर हर समय कोई ना कोई चीज़ घटती ही रहती थी। मौका मिलते ही पहुंच जाती थी रेखा के घर, और साथ ही अभय की लापरवाही के किस्से भी सुना आती थी। प्रीति की हालत देखकर रेखा का दिल पसीज उठता। सोचती वह कितनी खुश है कि अभिषेक कभी कोई सामान समाप्त ही होने नहीं देता। शुरू में उसके पास सिर्फ एक ही गैस का सिलेंडर था। गैस खत्म होती तो उसे हॉट प्लेट पर खाना पकाना पड़ता था। जैसे ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग शुरू हुई, उसने दूसरा सिलेंडर तुरंत बुक कर दिया। पर अभय कितना लापरवाह है। सामान समाप्त हो जाता है, वह कई कई दिनों तक लाने की सुध ही नहीं लेता। यह तो अच्छा है हम दोनों के घर आसपास हैं, वरना ऐसी ज़रूरत के समय बेचारी कहाँ मांगती फिरती। शुरू में अभिषेक और अभय दोनों अपने अपने स्कूटर से ऑफिस जाते थे। फिर अभय ने प्रस्ताव रखा कि जब साथ साथ ही जाना है तो डबल खर्चा क्यों किया जाए। एक दिन अभय स्कूटर निकाल ले, एक दिन अभिषेक। इधर काफ़ी दिनों से अभय का स्कूटर खराब पड़ा था। वह अभिषेक के स्कूटर से ही आ जा रहा था। एक बार अभिषेक ने पूछा तो बोला कि दफ्तर में काम ज़्यादा होने के कारण उसे स्कूटर ठीक करवाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। आज हॉर्न की आवाज़ आई तो रेखा दौड़ी दौड़ी बाहर भागी।
कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। अभिषेक ऑफिस से वापस आ गया था। पीछे अभय एक 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल का डब्बा पकड़े बैठा था। लीजिए भाभी जी, आपके रसोई घर का इमरजेंसी प्रबंध। अभय तेल का डब्बा रेखा को पकड़ाते हुए बोला। उधर अभिषेक के दिमाग में घर के खर्चे का हिसाब घूम रहा था। उसने रेखा को साथ बैठाकर ध्यान से हिसाब की कॉपी में एक एक आइटम देखनी शुरू की। थोड़ी देर तक कुछ जोड़ तोड़ के बाद उसने ज़रूरी खर्चों का विश्लेषण करना शुरू किया, जिनके बारे में रेखा ने उन्हें सुबह बताया था। रेखा, पिछले महीने चीनी 5 किलोग्राम कैसे आई? 2 लोगों में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोग्राम चीनी खर्च होनी चाहिए। रेखा एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। अभिषेक फिर से हिसाब में घुस गया। इस बार डिटर्जेंट भी 1 किलोग्राम लगा है, जबकि हम 2 लोगों के कपड़ों में आधा किलो डिटर्जेंट ही लगा करता है। वह इस बार दफ्तर में व्यस्तता के कारण अभय सामान नहीं ला पाया था, इसलिए प्रीति चीनी और डिटर्जेंट उधार मांग कर ले गई थी। कह रही थी कि जल्दी वापस कर देगी। एक तो रेखा खुद को गुनाहगार समझ रही थी कि अभिषेक से पूछे बिना उसने सामान प्रीति को दे दिया। दूसरे, अभय अभिषेक का प्रिय मित्र था। इस कारण भी रेखा अपनी बात को शिकायत का रूप नहीं देना चाह रही थी। और यह क्या, गैस का सिलेंडर 20 दिन में ख़त्म? कहाँ हमारा सिलेंडर 3 महीने चलता था। वह अभय को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए गैस बुक नहीं कर पा रहा था। प्रीति दाल सब्जी हमारी ही गैस पर बना लेती है। रेखा धीरे से बोली तो अभिषेक चिल्लाया। अगर अभय को समय नहीं मिल रहा था तो प्रीति बुक कर लेती, मुझे कहती, मैं बुक कर देता। और यह क्या, पिछले महीने सब्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। रेखा एकदम से उसका कुछ हिसाब नहीं दे पाई। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि सब्जी अधिक क्यों आई होगी। जो भी आई थी पकाकर खा ली गई थी, किसी भी दिन फेंकी नहीं गई थी। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद अभिषेक ने कॉपी बंद कर दी। माहौल को हल्का बनाने के लिए रेखा बोली, तुम भी क्या हिसाब किताब लेकर बैठ गए हो? ऐसी बातें नहीं हैं रेखा, मेरे अकाउंट में कुल 10,000 थे। 5,000 फ्रिज की किस्त में निकल गए। आज अभय ने कहा कि उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं और उसे बेटे की फ़ीस भरनी है, सो 2,500 मैंने उसे उधार दे दिए। अब तो मात्र 2,500 बचे हैं। इतने पैसों में घर का हिसाब कैसे चलेगा? ओ, तो इस महीने हम प्रेस नहीं खरीद पाएंगे। मालूम है, प्रेस करने का रोज़ का धोबी का खर्च 10-15 रुपये हो जाता है। अभिषेक ने गर्दन हिलाकर बात वहीं समाप्त कर दी। रविवार का दिन था। अचानक पड़ोस के घर से खटखट की आवाज़ आई। अभिषेक ऊपर छत पर चढ़ गया। अभय डिश लगवा रहा था। भुनभुनाते हुए वह नीचे उतर आया। बोला, कल तक तो फीस के पैसे नहीं थे और आज डिश लगवा रहा है। रेखा ने प्रीति की ओर से सफाई दी। अरे, उनका टीवी बेकार बंद पड़ा था। प्रीति भी बोर होती थी, इसीलिए शायद लगवा लिया होगा। अभिषेक ने झुंझलाई सी आवाज़ में कहा। ठीक है, पर उधार लेकर क्यों? रेखा को थोड़ी हिम्मत बंधी। बोली, अगर तुम नाराज़ ना हो तो एक बात बताऊं? तुम्हारे जाने के बाद मैं हिसाब की कॉपी लेकर बैठी। काफ़ी सोचने पर मैंने देखा कि प्रीति जो सामान लेकर जाती है वह कह तो देती है कि वापस कर देगी, पर आज तक उसने कभी कुछ वापस नहीं किया। हमें ही अधिक खरीदना पड़ता है, इसलिए तुम्हें हिसाब में सामान अधिक खरीदा हुआ दिख रहा था। और क्या क्या ले जाती थी वह? रेखा ने एक ही सांस में बता दिया। सभी कुछ, सब्जी, दूध, चाय, चीनी, पाउडर, रिफाइंड तेल, बच्चों के लिए रबर, पेंसिल, शॉर्पनर। गैस का सिलेंडर तो उसने कभी मांगा नहीं। मेरी किचन में आकर चाय, नाश्ता और खाना खूब पकाया है, तभी तो सिलेंडर 20 दिन में ख़त्म हो जाता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, दूसरे अभय तुम्हारा मित्र है। इस तरह की छोटी छोटी बातें बताती तो तुम्हें शिकायत लगती। रेखा की डरी शक्ल देखकर अभिषेक थोड़ा शांत हो गया। बोला, ठीक है, आगे से थोड़ा सतर्क रहना शुरू कर दो। कैसे? आगे से वह कुछ मांगने आए तो बहाना बना देना, ऐसे मना कर देना जिससे उसे बुरा भी ना लगे। मुझे तो बहाने बनाने भी नहीं आते। अरे, कुछ भी कह देना, जैसे दूध फट गया है, चीनी ख़त्म हो गई है, हम गुड़ की चाय पी रहे हैं। आलू मांगे तो कहना करेले बना रही हूँ। अभिषेक घर से निकला ही था कि प्रीति धड़धड़ाती हुई अंदर आ गई। अरे यार, ये दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ रखा है? फिर बिना रेखा के जवाब की प्रतीक्षा
किए ही बोली। मैं नहाने घुसी और गैस पर रखा दूध सारा उबल गया। रेखा, थोड़ा दूध दे दे, गुड़िया रो रही है। दूध फट गया। रेखा को अभिषेक का वह बहाना याद आ गया। जब तक वह यह बहाना बना पाती उससे पहले ही प्रीति ने फ्रिज खोल दिया। सामने 2 पैकेट रखे थे। एक पैकेट में ले लेती हूँ, शाम को अभय से कहकर मंगवा दूंगी। और फिर प्रीति तेजी से वापस लौट गई। घंटे भर बाद फिर घंटी बजाई। प्रीति ही थी। किचन की तरफ पैर बढ़ाते हुए बोली, आज क्या बना रही है खाने में? रेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पता नहीं क्या मांगने आई है, हो सकता है सब्जी ही मांग बैठे। उसने अभिषेक का दिया हुआ अस्त्र ही चलाया। करेले पका रही हूँ। करेले? प्रीति की आंखों में चमक आ गई। रेखा घबरा गई। अब ये करेले मांगेगी। मुझे क्या पता था कि इसे करेले इतने पसंद हैं, नहीं तो झूठ ही बोल देती। प्रीति बोली, फिर तो तेरे आलू बच गए होंगे। अभय कल बता रहा था कि ऑफिस से लौटते समय अभिषेक ने मंडी से अन्य सब्जियों के साथ आलू भी खरीदे थे। 4 आलू दे दे, शाम को वापस कर दूंगी। रेखा रुआसी हो गई। एक ही दिन में 2 अस्त्र बर्बाद हो गए। शाम को उसने अभिषेक को सारी बात बताई। अभिषेक सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अगले दिन संडे था। अभिषेक और अभय का एक अन्य बैचमेट नितिन अपनी बीवी प्रिया और बच्ची समेत सामने वाले ब्लॉक में ट्रक के सामान उतरवा रहा था। उन दोनों के कहने पर उसने भी उसी कॉलोनी में 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया था। ट्रक से सामान उतरवा कर अभय तो वापस आ गया। अभिषेक वहीं रुका रहा। अगले दिन रेखा और अभिषेक डिनर लेकर नितिन और प्रिया से मिलने पुनः उनके घर गए। बातों ही बातों में नितिन ने कहा, यार ये अभय तो बड़ा अजीब आदमी है। दोपहर में आया और बोला, घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, अपना मुझे दे दे, शाम को दुकान खुलते ही वापस कर दूंगा। तूने बताया ही क्यों कि तेरे पास मिट्टी का तेल है? अरे बताने की क्या ज़रूरत है, वह तो सामान उतरवा रहा था सो उसकी नज़र पड़ गई। जब तक गैस का कनेक्शन चालू हो हॉट प्लेट से काम चलाना पड़ेगा। जरीकैन वापस मिली कि नहीं? अरे जरीकैन तो नहीं मिली। मज़ेदार बात यह है कि थोड़ी देर पहले प्रिया प्रीति से बात कर रही थी तो उसके मुंह से निकल गया कि कानपुर में मिट्टी के तेल की तो बेहद किल्लत है। तो जानते हो प्रीति क्या बोली? क्या? पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए ढूंढने। मेरे हस्बैंड तो दोपहर में निकले और 10 मिनट में ही तेल लेकर आ गए। अब बताओ भला, हमारे यहाँ से तेल ले गए और हमारे ऊपर ही रौब झाड़ रहे हैं। अभिषेक और रेखा दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मियाँ बीबी दोनों ही उस्ताद हैं। दोनों को मांगने की तो बुरी आदत ही है। मांग कर भूलने का नाटक करना भी इनकी आदत में शुमार है। घर लौटकर अभिषेक ने रेखा से इस विषय का हल ढूंढने के लिए कहा तो रेखा ने तुरंत हल सुझाया। हम साफ मना कर दे कि कुछ नहीं देंगे। नहीं, वे बुरा मान सकते हैं। रेखा ने अगला प्रयत्न किया। अच्छा, अगर हम दी गई चीज़ वापस मांग ले तो? हाँ, किया जा सकता है, पर इसमें आपस के संबंधों में तनातनी हो सकती है। रेखा सोच में पड़ गई। एक तरीका और है, हम मकान ही बदल लें। इतना आसान नहीं है मकान बदलना। अगर दूसरी जगह भी ऐसा ही मांगने वाला पड़ोसी मिल जाए तो फिर क्या तीसरा मकान ढूंढेंगे? एक तरीका। अगली सुबह ऑफिस जाते समय अभिषेक ने रेखा से कहा, कोई भी सामान प्रीति या अभय को दो तो मुझे ज़रूर बता देना। ऑफिस पहुंचने के बाद रेखा के 3 फ़ोन आए और उसने जो जो सामान प्रीति को दिया सब बता दिया। ऑफिस में लंच सब लोग साथ किया करते थे, मिल बांट कर खाते थे। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो अभिषेक ने अभय से कहा, अभय, आज तेरे घर प्याज, चीनी और डिटर्जेंट ख़त्म हो गया है, लौटते समय लेकर आ जाना। तुझे कैसे मालूम? अभय का कौर मुंह तक आते आते रुक गया। अरे यार, तुझसे लापरवाह कोई नहीं हो सकता। तू तो घर का सामान लाना भूल जाता है। उधर भाभी जी घर घर सामान मांग मांग कर तेरी गृहस्थी चलाती रहती हैं। मैंने इसलिए रेखा से कह दिया था कि भाभी जी के घर में जो जो सामान ख़त्म हो जाए मुझे फ़ोन पर बताती जाएं। अभी तक ये 3 चीज़ें भाभी जी मेरे घर से लेकर गई हैं। अभय को इस तरह सबके बीच पोल खुलना रास नहीं आया। वह गुर्राते हुए बोला, ऐसा क्या सामान मांग लिया मेरी बीवी ने? भले पड़ोसी होने के नाते थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही है। प्रीति भी तेरे यहाँ से कुछ ले गई होगी। इसका मतलब यह तो नहीं कि तू ढिंढोरा पीटता रहे।
इससे पहले कि अभिषेक कुछ बोल पाता, नितिन बीच में ही बोल पड़ा। अरे अभय, तुझे मिट्टी का तेल मिला कि नहीं? तूने जो जरी कैन भी वापस नहीं किया। अभय इस दो तरफा हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने चुप बैठने में ही भलाई समझी। रमन सिंह उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा मस्त था। जानते बूझते हुए बोला, भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। यह कौन लाया है? मैं लाया हूँ, अभय बोला। यानी अभिषेक के घर की भिंडी पर अपनी मुहर लगा रहे हो? अभय के मुंह से जोर से निकला। खबरदार, आज की सब्जी मेरे घर की है। इसका मतलब रोज की सब्जी अभिषेक के घर की ही होती थी। रमन ने बात पकड़ ली। इसके साथ ही पूरे ग्रुप का जोरदार ठहाका गूंजा। शाम को अभिषेक ने सब्जी मंडी में स्कूटर रोक लिया और अभय से बोला, जा, जो जो सामान घर में ख़त्म हो रहा है वह ले ले। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भाभी घर घर हाथ फैलाती है। अभय एक हारे हुए सिपाही की तरह स्कूटर से उतरा और सामान लेने चला गया। अभय को देखते ही दुकानदार बोला, बहुत दिन बाद आए बाबूजी। अभिषेक मन ही मन बोला, जब मैं रोज़ आ रहा था तो यह क्या करते आकर, मगर अब चिंता ना करो, ये रोज़ आएंगे। अभय ने सामान पैक करवाना शुरू किया तो अभिषेक ने दुकानदार से उसी सामान में से कई चीज़ों के अलग अलग पैकेट बनाने को कहा। अभय ने टोका तो अभिषेक बोला, अरे यार, तेरी इस भूलने की आदत के कारण मैं भाभी को अब और अपमानित होते नहीं देख सकता। इसलिए बजाय इसके कि वे मांगा हुआ सामान मुझे वापस करने आए, मैं पहले ही उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। अभय के पास इतने जोरदार तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप दुकानदार के पैसे चुकाए और दोनों लोगों की थैलियाँ हाथ में पकड़े चुपचाप स्कूटर के पीछे बैठ गया। अभय से अपनी थैली लेकर जब अभिषेक अपने घर पहुंचा तो रेखा ने उसके हाथ से थैली ली और बोली, सुनो, ये मांगी हुई चीज़ों की लिस्ट क्या रोज़ रोज़ तुम्हें फ़ोन पर देनी पड़ेगी? उधर प्रीति अभय को 2000 बिल पकड़ाते हुए बोली, आज सर्विस स्टेशन से मैकेनिक आया था, स्कूटर ठीक करके गया है। कह रहा था कि अभय का फ़ोन आया था, उन्होंने ही घर का पता और स्कूटर नंबर दिया है। दोनों घर आसपास थे पर दोनों में माहौल अलग था। इधर अभिषेक अपनी जीत मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी और उधर अभय परेशान था कि उसने तो कोई फ़ोन नहीं किया था पर बीबी के आगे अपनी हार का पर्दाफाश होने के डर से वह शांत खड़ा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी से।